गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है, जिस लेख का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इस शीर्षक से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लेख में आखिर आपको क्या बताया गया है। लेखक जो है अपने घर में आए हुए अतिथि से बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वह जो अतिथि है वह उनके घर में टिक कर बैठ गया है और जाने का नाम ही नहीं ले। लेखक ने आपको इस पाठ में क्या क्या बताया है, उनकी परेशानियां क्या क्या थी और अतिथि के इस तरह घर में ठहर जाने के कारण लेखक व लेखक की पत्नी को क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही थी, इन सब के बारे में लेखक इस पाठ में आपको बता रहे हैं। पहले हम लेखक का कुछ जीवन परिचय जान लेते हैं। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। व्यंग मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष वर्णन करना। जैसे ये तुम कब जाओगे अतिथि, ये एक व्यंग है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है वो किसी से परेशान है और उसके बावजूद भी वो उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग के उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं व संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी भी एक है। शरद जोशी की व्यंग कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक भी है, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं। दूसरा है उर्फ कमलमुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य परिहासों का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच सका है। इन्होंने जो भी व्यंग लेख किए हैं उन सब में इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण को अपने लेख में शामिल किया है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों पर बेबाक चित्रण भी किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी हो सकता है और बहुत कुछ सोचने को भी विवश हो सकता है। अब इस पाठ में क्या दिया गया है वो लेखक हमें बता रहे हैं। तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना किसी पूर्व सूचना के चल जाते हैं। फिर जाने के बाद मतलब फिर चले तो जाते हैं, फिर वहाँ से आने का नाम भी नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना भी भारी क्यों ना हो। जो मेहमान नवाजी मतलब जिसके घर वो जा रहे हैं उन्हें भले कितना ही बुरा क्यों ना लग रहा हो, फिर भी वो वहाँ पर टिके रहते हैं। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमान नवाजी करके विदा हो जाए। वह जिसके आगमन के बाद मेहमान सब कुछ सोचने को विवश हो जाए, जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे हैं। ये जो पाठ है लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से एक मेहमान काफ़ी दिनों तक उनके घर में टिका रहा, उससे मेज़बान को कितनी परेशानियां हुई वह अपने मन में सोच रहे हैं। तुम कब जाओगे अतिथि? आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने के 4 दिन बाद
यह प्रश्न मेरे मन में बार बार घूम रहा है कि अब तुम कब जाओगे। मतलब तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। अब जो लेखक हैं वो अपने मन में सोचते हुए मेज़बान से, मतलब अपने मन में सोच की धारणा बना रहे हैं और मेज़बान से मन ही मन बोल रहे हैं कि जो तुम बिना संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, ठीक उसके सामने क्या है? कैलेंडर। देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ तुम बैठे हो, जहाँ तुम सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके सामने क्या है? कैलेंडर है। और तुम उसकी तारीख को देख रहे हो ना, उसकी तारीख को तुम देख रहे हो ना। देखो, हर रोज़ अपनी नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। मतलब हर रोज़ तारीख बदलती रहती है, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहते हैं और तुम उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं मेहमान को, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं और लेखक को इशारा करते हुए बताते हैं कि मैं पिछले 2 दिनों से जो कैलेंडर की तारीख बदल रहा हूँ वो तुम्हें दिखाकर बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, यह 4था दिन है। हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा था कि लेखक कह रहे हैं कि मेहमान को आए हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए। और जो लेखक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, मेहमान से अपने मन में ही बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो तुम्हारे आने का जो दिन है आज, वो है 4था दिन। तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। मतलब जो तुम्हारा आतिथ्य सत्कार हमने किया, अतिथि के लिए जो हमने मेहमान नवाजी जो की है, उसका बड़ा भारी 4था दिन आज है। मतलब हमें एक एक दिन बड़ा भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि लेखक की जो आर्थिक स्थिति है वो भी इससे खराब हो रही है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। लेकिन हमें तो बड़ा भारी लग रहा है तुम्हारा 4था दिन, लेकिन तुम्हारे को कुछ भी एहसास नहीं है। मतलब लेखक जो कह रहे हैं मेहमान को कि तुम्हें कोई एहसास नहीं है। ये जो कैसे बात कर रहे हैं, लेखक अपने मन में सोच रहे हैं मेहमान के लिए कि लेकिन तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। तुम निश्चित होकर इस घर में आराम से बैठे हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स में भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हुए हो। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुकते हैं जितने समय तक तुम छोटी सी यात्रा करके मेरे घर पर आए हो। मतलब तुम इतने दूर से नहीं आए हो कि तुम्हें इतने दिन तक मेरे घर पर रुकना पड़े। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। मतलब जो तुम्हारे चरण कमल है, तुम्हारी जो चरण पादुकाएं हैं, तुम्हारे जो पैर हैं, उनकी छाप मेरे घर में 4 दिनों से जमी हुई है। तुमने बिल्कुल उसको कड़ा कर दिया है, तुमने उनको जमा दिया है। अब तुम वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। मतलब यह है कि 4 दिनों में हमने हमारे रिश्तेदारी जो जितनी भी सारी बातें थी वो सब हमने बात कर ली है और हमारे बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया। बहुत घनिष्ठ, अंतरंग का मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया इन 4 दिनों में। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो इन 4 दिनों में तुमने देख ली है कि हमने किस तरह से तुम्हारा आतिथ्य सत्कार किया, किस तरह से अपने आप को इस जो आतिथ्य सत्कार है उसमें हमने किस सीमाओं पर तुमको भोजन करवाया, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारा आतिथ्य सत्कार किया। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। काफ़ी मिट्टी खोद चुकना मतलब तुम्हारे जो आतिथ्य सत्कार में जितना भी खर्चा मेरे से हुआ है उसके कारण मेरी जो
स्थिति है वो क्या हो गई है, खोखली हो चुकी है। मैं अब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब लेखक हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे घर आए हुए, क्या तुम्हें तुम्हारी जन्मभूमि नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने घर पर चले जाना चाहिए? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अब लेखक है आगे क्या कह रहे हैं कि जिस दिन तुम मेरे घर पर आए थे, मुझे एक अनजान डर मेरे अंदर धड़क रहा था। आशंका, अज्ञात आशंका मतलब अनजान सा डर जो था मेरे अंदर धड़क गया था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया, मतलब अंदर ही अंदर मुझे लगा कि अब जब अतिथि घर आए हैं तो अतिथि के सत्कार के लिए हमें ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। मेरा अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप जाना मतलब मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। अब जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर मुझे एक अनजान सा डर भी लगा था और मेरी आर्थिक स्थिति भी हिल चुकी थी। मुझे लगा था अब आतिथ्य सत्कार करना पड़ेगा तो उसमें मुझे काफ़ी खर्च भी करना पड़े। फिर भी मैंने प्यार से एक भीगी मुस्कुराहट के साथ तुम्हारे को गले लगाया और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारे सामने सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। अब लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें हमने प्यार भरी भीगी मुस्कुराहट के साथ गले लगाया, मेरी पत्नी ने भी तुम्हें नमस्ते किया और अतिथि हमने तुम्हारे लिए एक उच्च मध्यम वर्ग का डिनर बनाया जिसमें तुम्हें याद होगा तो हमने 2 सब्जियां, रायता, इसके अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अब जो लेखक हैं वो लेखक को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे आतिथ्य सत्कार में हमने पहले दिन डिनर में क्या बनाया था, 2 सब्जियां बनाई थी, रायता। जनरली हम भी हमारे घर में दाल चपाती या सब्जी रोटी से ही हमारा गुजारा करते हैं, लेकिन इस तरह से मीठा, रायता, सब्जी और ये सब हम किसी स्पेशल डे पे ही बनाते हैं। उसी प्रकार लेखक भी कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे लिए जो डिनर बनाया था वो एक उच्च मध्यम वर्ग के अनुसार बनाया था। तुम्हें याद होगा कि मैंने 2 सब्जियां बनाई थी, रायता और इसके अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन की मूल एक आशा थी। मतलब ये जो सारा उत्साह था कि हमने तुम्हारा आतिथ्य सत्कार किया, तुम्हारे लिए डिनर की व्यवस्था की, इस सब की जो एक मूल आशा थी, वह आशा क्या थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में तुम ले चले जाओगे। हमें आशा थी कि तुम बस आज की रात रुकोगे और दूसरे दिन अच्छी सी मेहमान नवाजी की छाप अपने दिल में लिए चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि तुम दूसरे दिन जाने के लिए कहोगे और हम मन में तुम्हें कहेंगे कि नहीं तुम रुको, लेकिन फिर तुम नहीं मानोगे और तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्या कह रहे हैं लेखक कि पर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा हम सोच रहे थे कि तुम एक अच्छी मेहमान नवाजी करके दूसरे दिन चले जाओगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया था।